हेलो बच्चा पार्टी, मैं हूं कैलाश शर्मा, वन ऑफ द टॉप फिजिक्स फैकल्टी फॉर आईआईटी जेईई मेन एंड एडवांस फिजिक्स। बच्चों, आज मैं प्योर रोलिंग मोशन का एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं। इसको आप सीटीआरएम का भी एक अच्छा इलस्ट्रेशन बोल सकते हैं। कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट्स को एकदम पानी की तरह साफ कर देगा, साफ पानी की तरह साफ कर देगा। ठीक है, सो बच्चों क्या है क्वेश्चन, करना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको इसमें सीखने को मिलेंगे, मेरे साथ बने रहिए, एंड तक वीडियो देखना, उसके बाद कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ना ये वाला इलस्ट्रेशन जो है। एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बॉडी है, अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बॉडी ऑफ मास m एंड रेडियस r इज एक्टेड अपॉन बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स f एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ अ बॉडी एज शोन। ओके, सेंटर पे आपने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स f लगा रखा है बच्चों बॉडी के पे। फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन सच दैट देयर इज नो स्लिपिंग एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट, या फिर इसमें कई बार लिखा रहता है बॉडी जो है प्योर रोलिंग मोशन कर रही है। ठीक है, बॉडी का प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है, आपको बताना है फ्रिक्शन कितना रिक्वायर्ड होगा और फ्रिक्शन कोफिशिएंट मिनिमम कितना रिक्वायर्ड होगा अगर आप एक हॉरिजॉन्टल नीचे वाले सरफेस के पैरेलल सेंटर पे फोर्स लगा रहे हो तो। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। एम मास है, आर रेडियस है बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन। इसमें तुम्हें समझ में आ रहा होगा बच्चों, ये बॉडी ऐसे घूमती हुई आगे जाएगी। ठीक है, रोलिंग मोशन इसमें हो रहा होगा और वो भी प्योर रोलिंग मोशन करवाना है, नीचे वाला पॉइंट जो है स्लिपिंग नहीं होगी। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन, अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा है तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ऐसे क्वेश्चंस में हम पहले तो इसका सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, जो जो फोर्सेस पे लग रहे हैं उनको देखेंगे, फिर उससे हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता करेंगे। बच्चों mg लग रहा होगा यहाँ पे, आप बोलोगे हाँ सर mg तो लगेगा ही लगेगा। और कौन सा फोर्स लग रहा होगा बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा यहाँ पे, आप बोलोगे हाँ सर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा यहाँ पे ना, तो एक तो हो गया बच्चों नॉर्मल रिएक्शन, एक हो गया बच्चों यहाँ पे mg। ठीक है, और क्या लग रहा होगा उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा एक बात बताओ मेरे को ना, इस बॉडी का सेंटर क्या पूरा टाइम ग्राउंड से आर हाइट पे रहेगा? इस बॉडी का सेंटर की बात कर रहा हूं, जो सेंटर ऑफ मास है, यूनिफॉर्म बॉडी है। ठीक है, क्या ये पूरा टाइम आर हाइट पे बना रहेगा चाहे बॉडी कैसे भी चले? सेंटर पूरा टाइम आर हाइट पे रहेगा या नहीं रहेगा? क्या सेंटर का मोशन ऊपर या नीचे की तरफ हो रहा है? नहीं, मतलब इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पे जो नॉर्मल है ना वो mg के बराबर रहेगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इन दोनों के अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। नॉर्मल की वैल्यू बच्चों mg के बराबर आ जाएगी। क्लियर ये वाली बात? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है। अब मान लो बच्चों के नीचे ये ना फ्रिक्शन है ही नहीं, अभी ऐसा मान लेते हैं, तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि जो F फोर्स लग रहा है उसकी वजह से इसके सेंटर का एक एक्सेलरेशन आएगा इधर की तरफ? हाँ भाई, F फोर्स जो लग रहा है उसकी वजह से सेंटर का एक्सेलरेशन आएगा। आप बोलोगे हाँ सर आएगा। सेंटर का आएगा तो बॉडी के हर पॉइंट का आएगा बच्चों, सेंटर पे ही लग रहा है फोर्स। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का अबाउट, अगर मान लो कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं मान रहा हूं मैं ना, मैं नीचे वाले सरफेस को भी मान ही नहीं रहा हूं, कॉन्टेक्ट में नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर तुम सेंटर पे खड़े हो जाओ, सेंटर ऑफ मास पे खड़े हो जाओ, तो तुम ये देखोगे कि नॉर्मल भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, mg भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, और ये वाला जो फोर्स है ये भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो किसी फोर्स का टॉर्क आ रहा होगा? नहीं, मतलब बॉडी घूम रही होगी? नहीं, तो इसका सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन आ रहा होगा। तो हर पॉइंट का बच्चों एक्सेलरेशन आ जाएगा इधर की तरफ, तो नीचे वाले पॉइंट का भी एक्सेलरेशन आ जाएगा इधर की तरफ, क्योंकि सेंटर का जो एक्सेलरेशन आ रहा है वही नीचे वाले का आ रहा होगा। ये आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा? अब अगर नीचे वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन आ रहा है तो यहां पे स्लिपिंग हो जाएगी, और स्लिपिंग को प्रिवेंट करने के लिए कौन आ जाएगा बच्चों? यहां पे फ्रिक्शन आ जाएगा। ये बताओ मुझे, फ्रिक्शन किधर की तरफ आएगा? इस जगह पे जो फ्रिक्शन आएगा ना बच्चों, वो ऑब्वियस सी बात है, किस पे लिख रहा हूं फ्रिक्शन? ग्राउंड जो बॉडी पे लगा रहा होगा। ठीक है, वो फ्रिक्शन किधर लगेगा बच्चों? पीछे की तरफ लगेगा, है ना? फ्रिक्शन बच्चों यहाँ पे पीछे की तरफ लगेगा। और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक, क्योंकि यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही है। स्लिपिंग नहीं हो रही है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? जितनी जरूरत होती है उतना लगता है, जिधर जरूरत होती है उधर लगता है। तो यहाँ पे बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा होगा। अब इस सिचुएशन को दोबारा से आ जाओ, इमेजिन करते हैं। अब अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे खड़ा होकर देखूं तो मैं देखूंगा कि ये जो फ्रिक्शन है ना, इसका टॉर्क आ जाएगा। मैंने तुम्हें बोला था टॉर्क हमेशा सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट देखना है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हमेशा नेट फोर्स से देखना है, और टॉर्क बच्चों हमेशा सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट देखना है। अगर मैं सेंटर ऑफ मास पर खड़ा हो जाऊं तो मैं देख रहा हूं कि नॉर्मल mg और f ये तीनों तो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं, इनका तो टॉर्क नहीं आएगा, लेकिन ये जो fs है ना, इसका टॉर्क आ जाएगा। ये बच्चों इस बॉडी को ऐसे घुमाएगा या नहीं घुमाएगा? ये बताओ। अल्फा आ जाएगा, इसका टॉर्क आएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो अल्फा भी आ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले ये तुम्हें समझ में आया कि फ्रिक्शन की जरूरत यहां पे क्यों होगी।
फ्रिक्शन की जरूरत क्यों हुई, ये वाली बात सब सारे बच्चों को क्लियर हो गई, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो इस पॉइंट की स्लिपिंग हो जाएगी, क्योंकि आप जो सेंटर पे बॉडी को खींच रहे हो, बॉडी पे सीधी जाती, घूमेगी नहीं, सीधी जाएगी, सेंटर से जब भी खींचोगे सीधी जाएगी, पर ये नीचे वाला पॉइंट इसके कांटेक्ट में, तो यहाँ पर स्लिपिंग होगी, स्लिपिंग की वजह से इस बॉडी के ऊपर ऐसे ऐसे घूमने भी लग जाएगी, ऐसे जाते हो घूमने लग जाएगी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो मुझे यहाँ पे बच्चों अल्फा ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा इसका बॉडी का, ठीक है। तो पहले तो बच्चों सबसे पहली इक्वेशन तो मैं ये लिखूंगा कि एफ माइनस का एफ एस, ये बच्चों हमारे पास m इंटू ए के बराबर होगा या नहीं होगा, m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ जो सेंटर ऑफ मास है, नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू m इंटू ए। इसमें आपको फ्रिक्शन का भी लेना पड़ेगा फोर्स ना। अच्छा, मैं इसको दो मेथड से बताऊंगा, एक इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला मेथड और यूज करूंगा, लेकिन उसको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाएगी, आप बोलोगे हाँ सर ये वाली पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास, एक नेट फोर्स इक्वल टू एम ए कर, नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एम ए के बराबर कर दिया। दूसरा क्या करते हैं बच्चों, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा होता है नहीं होता है, हमेशा हम यही इक्वेशन लिखते हैं। क्यों लिखते हैं इस वाली इक्वेशन को बच्चों, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि अगर एक्सेलरेटेड भी है तो सूडो फोर्स जो लगेगा, क्योंकि जब भी हम टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाते हैं ना, तो हम अपना ऑब्जर्वर उस जगह पर बैठा रहे हैं। अगर हमारा ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड है तो बच्चों हमें सूडो फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा। तो तुम अगर किसी और पॉइंट का वो टाउ इक्वल टू आई अल्फा लिखोगे ना, तो तुम्हें उस पॉइंट का एक्सेलरेशन ही नहीं पता है, सारे पॉइंट्स का अलग अलग एक्सेलरेशन आ रहा होगा ना, तो पॉइंट का एक्सेलरेशन ही नहीं पता, तो सूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास पे जो लगाओगे वो एक तो वेरिएबल पता नहीं अजीबोगरीब फोर्स आ जाएगा, उसका टॉर्क भी लिखना पड़ जाएगा तुम्हें फिर उस पॉइंट का अबाउट। तो इन सब झमेलों से बचने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही बात करते हैं। सेंटर ऑफ मास अगर एक्सेलरेटेड भी है तो सूडो फोर्स जो लगेगा वो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे सूडो फोर्स लगेगा तो हमें उसका टॉर्क लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या किया, टाउ इक्वल टू आई अल्फा हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगा देंगे, तो किसका टॉर्क आएगा बच्चों, ओनली फ्रिक्शन का आएगा। कितना आएगा बच्चों फ्रिक्शन का टॉर्क, एफ एस इंटू आर के बराबर आएगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम इंटू के स्क्वायर के बराबर, दैट इंटू अल्फा। अच्छा, अब ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई बच्चों ना, एम इंटू के स्क्वायर। बच्चों मैंने बॉडी का नाम डिफाइन नहीं किया है कि ये रिंग है, डिस्क है, या कोई सिलेंडर है, या सॉलिड स्फीयर है, या हॉलो स्फीयर है, इसलिए बच्चों मैंने क्या लिख दिया है, इसमें मैंने आई अबाउट सेंटर ऑफ मास जो है ना एम के स्क्वायर ले लिया है, ठीक है। के की वैल्यू बदल जाएगी और अलग अलग बॉडी के लिए बच्चों आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, ठीक है। जो बॉडी हो उसके हिसाब से के की वैल्यू रख देना। जैसे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो होता है वो एम आर स्क्वायर होता है, तो के की वैल्यू आर के बराबर हो जाएगी। डिस्क का जो होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, तो के की वैल्यू आर बाई रूट 2 के बराबर आ जाएगी। ऐसे ही सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर के लिए भी बच्चों आप लोग लिख लोगे, ठीक है। तो मैं इन जनरल मतलब इसका डेरिवेशन कर रहा हूं, ये समझ में आया। यहां से बच्चों एफ एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, एम के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू अल्फा के बराबर, ये आ जाएगी बच्चों हमारे पास एफ एस की वैल्यू। अब आओ बच्चों इस वाले पॉइंट पे, यहां पे हमें स्लिपिंग नहीं करानी, ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट पे हमें स्लिपिंग नहीं करानी। तो बच्चों लोवेस्ट पॉइंट पे हमें पता है करना क्या पड़ेगा, लोवेस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन पता करो, ठीक है, और ग्राउंड के साथ वो कॉन्टेक्ट में, लोवेस्ट पॉइंट जो है ग्राउंड के साथ क्या है बच्चों, कॉन्टेक्ट में। तो इसका एक पॉइंट इसके साथ कांटेक्ट में, ये दोनों कांटेक्ट में बच्चों ना, तो इनके बीच में स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों कोई मुझे बता सकता है कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो सेंटर ऑफ मास ऐसे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, ठीक है, और ये बच्चों बॉडी जो है ना सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे अल्फा से रोटेट कर रही है, ये ए से जा रहा है और ये अल्फा से रोटेट कर रही है। तो हम बच्चों किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखने के लिए क्या करते हैं, पहले सेंटर ऑफ मास को रोक देते हैं। तुमने सेंटर ऑफ मास को रोक दिया, सेंटर ऑफ मास को रोक दिया, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये सिर्फ अल्फा से घूम रही होगी बॉडी अब, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन बच्चों पीछे की तरफ आएगा, कितना आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि अल्फा इंटू आर के बराबर होगा। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, मान लो इस पॉइंट को ए बोल रहा हूं, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये आ गया हमारे पास। आपको पता है बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो होता है वो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस का एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है ना। तो अगर आपको ए का नेट एक्सेलरेशन पता करना है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन आया ना, उसमें आपको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो एक्सेलरेशन आया है ना इस वाले पॉइंट का, ये सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में आया है। तो अगर आप इसमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जो कि राइट की तरफ है वो ऐड कर दो, ये सेंटर ऑफ मास वाला एक्सेलरेशन अगर आप ऐड कर दो, तो इसका इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना वो नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये वाला पॉइंट बच्चों रेस्ट पे है, ग्राउंड का पॉइंट, और इसका एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। इसका अगर आप चाहते हो इन दोनों के बीच में स्लिपिंग ना हो, तो इसका एक्सेलरेशन भी 0 होना चाहिए। इसका एक्सेलरेशन 0 तभी हो सकता है जब ए जो है बच्चों अल्फा इंटू आर के बराबर हो। क्या ये बात आपको समझ में आ गई रे, ए अल्फा आर के बराबर एक रिलेशन बच्चों मेरे पास ये आ जाएगा, प्योर रोलिंग मोशन हो रही है इसलिए ए और अल्फा आर बराबर होंगे, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ पे आ चुकी थी एफ एस।
मैं अल्फा को आर से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको स्क्वायर कर दूं तो ये बच्चों कुछ ऐसा बन जाएगा m इंटू के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू ए के बराबर, ए अल्फा आर के बराबर है ना, ऐसा बन जाएगा। इसको अगर मैं यहाँ पे ले जाके पुट कर दूं बच्चों तो f माइनस का इसको बच्चों एफ एस को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, एम ए कॉमन ले लूंगा बच्चों मैं यहाँ से, देखो के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस का 1 बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन। तो अगले पेज पे अगर मैं चलूं तो बच्चों मेरे पास जो ए की वैल्यू आ रही है ना वो आ जाएगी बच्चों एफ डिवाइडेड बाई के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस का 1 के बराबर। अच्छा एम भी आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों मेरे पास एक्सेलरेशन, जो सेंटर का एक्सेलरेशन आएगा ना वो ये आ जाएगा। लेकिन हमें सेंटर का एक्सेलरेशन नहीं पूछा, हमें इन्होंने फ्रिक्शन की वैल्यू पूछी है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू बच्चों यहां से पता कर सकता हूं, एम इंटू के स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू ए। तो m इंटू ए की वैल्यू बच्चों फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी वो क्या, m इंटू के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है f डिवाइडेड बाई m के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस का 1 के बराबर। ठीक है, तो बच्चों जो मेरे पास फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी ना, फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही होगी यहां से f डिवाइडेड बाई 1 प्लस का आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर के बराबर। लो जी, ये आएगी बच्चों फ्रिक्शन की वैल्यू। ठीक है, ये होगा हमारा फ्रिक्शन जो इस बॉडी के ऊपर लग रहा होगा। फ्रिक्शन की वैल्यू बच्चों सारे बच्चों को समझ में आ गई, फ्रिक्शन बच्चों इतना लग रहा होगा। अब आप बोलोगे सर के की वैल्यू अगर रिंग हो तो उसके लिए अलग आएगी, डिस्क हो तो अलग आएगी, और हॉलो स्फीयर के लिए अलग आएगी, सॉलिड स्फीयर के लिए अलग आएगी। आपको पता है बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो म्यू इंटू एन से छोटा है बड़ा होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर म्यू इंटू एन से छोटा है बड़ा होना चाहिए, तो म्यू की वैल्यू जो आ जाएगी ना बच्चों बड़ी या बराबर आएगी दिस डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू क्या है बच्चों mg के बराबर। हम लोगों ने यहाँ पे ही देख लिया था ना, n तो mg के बराबर था, तो ये जो है ना बच्चों इसको mg से डिवाइड कर देंगे तो f डिवाइडेड बाई mg 1 प्लस का आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर के बराबर बच्चों फ्रिक्शन कोफिशिएंट की रिक्वायरमेंट होगी। अब बच्चों तुम्हें ये पता होना चाहिए कि k जो होता है ना, k फॉर द रिंग जो होता है ना वो सबसे बड़ा होता है, फिर उसके बाद आता है बच्चों k फॉर द हॉलो स्फीयर, और फिर आता है बच्चों k फॉर द डिस्क, और फिर आता है बच्चों k फॉर द सॉलिड स्फीयर। ठीक है, k का जो ऑर्डर होता है ना बच्चों, k की वैल्यू जो होती है वो ये होती है। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखना k की वैल्यूज ये होती है। अच्छा मैं इसको बता भी देता हूं, रिंग का जो k होता है ना वो बच्चों r के बराबर होता है, k फॉर डिस्क जो होता है ना बच्चों वो r/2 के बराबर होता है। ठीक है, r/√2 के बराबर, और k फॉर द हॉलो स्फीयर जो होता है ना वो r/रूट के अंदर 3/2, मतलब r/रूट के अंदर 1.5 के बराबर होता है। ठीक है, k फॉर सॉलिड स्फीयर जो होता है ना वो r डिवाइडेड बाई रूट के अंदर 5/2 मतलब 2.5 के बराबर होता है। अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना, सेंटर ऑफ मास के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको m के स्क्वायर लिख देना, m के स्क्वायर इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर, तो k की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर 2/5, मैंने रूट के अंदर 2/5 को ना यहाँ रूट के अंदर 2/5 जो आ रहा हो ना उसको लिख लिया रूट के अंदर 5/2 नीचे, तो 2.5। अब कंपेरिजन आसान हो जाएगा ना, किसका डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा है, इसका, तो k सबसे छोटा सॉलिड स्फीयर का होगा। फिर दूसरे नंबर पर डिनोमिनेटर किसका ज्यादा है, इसका, तो डिस्क का बच्चों सेकंड नंबर पे आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये वाला आएगा। ठीक है, तो आप यहां से ये भी पता लगा सकते हो कि म्यू की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट कहां होगी, k जिसका सबसे ज्यादा होगा ना उसकी ये वैल्यू सबसे छोटी आएगी, डिनोमिनेटर सबसे छोटा आएगा, मतलब म्यू सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड उसी को होगा, जिसका k सबसे ज्यादा उसको सबसे ज्यादा म्यू की फ्रिक्शन कोफिशिएंट की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो रिंग को रोलिंग मोशन कराने के लिए सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कोफिशिएंट चाहिए होगा, k ज्यादा मतलब ये छोटा मतलब म्यू की वैल्यू ज्यादा। ठीक है, तो म्यू की मिनिमम वैल्यू और ये सारी बातें समझ में आई। अब इसी क्वेश्चन को करने का बच्चों एक और तरीका बताता हूं। ठीक है, ये तो हमने बिल्कुल हमारे जो बेसिक अप्रोच है ना उससे करना सिखाया, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख के ना सब कुछ। एक और अप्रोच होती है बच्चों, इसमें जो है ना यहाँ पे एफ फोर्स लग रहा है बच्चों, ये जो पॉइंट है ना ये पॉइंट ये इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे है, यानी क्योंकि नीचे ग्राउंड के कांटेक्ट में, ग्राउंड का और इसका पॉइंट जो दोनों एक दूसरे के जो कांटेक्ट में आ रहे हैं ना उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, मतलब ग्राउंड रेस्ट पे, तो ये वाला पॉइंट भी एक इंस्टेंट पे रेस्ट पे होगा। इससे बोलते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक तरीके से ऐसे मान लो आपने इस जगह पे बॉडी को हिंज कर दिया और पूरी बॉडी इस हिंज के अबाउट प्योर रोटेशन कर रही होगी, हिंज की तरह मान लेंगे। अभी हमारा क्वेश्चन बच्चों एक तरीके से हिंज की तरह बन जाएगा। ठीक है, ये देखो बच्चों ये डिस्टेंस r के बराबर होगी, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले तो जो जो फोर्स लग रहे होंगे उनको लिख लेते हैं, mg लग रहा होगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे बच्चों, एक तो लग रहा होगा mg इसी पॉइंट से पास हो रहा होगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, नॉर्मल लग रहा होगा ये भी इससे पास हो रहा होगा, और बच्चों यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा वो भी इसी से पास हो रहा होगा। अच्छा
फ्रिक्शन के बारे में एक चीज बता देना चाहता हूं बच्चों, कई बार आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता नहीं लगेगी कि फ्रिक्शन बैकवर्ड होगा या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्होंने प्योर रोलिंग मोशन दे रखी है ना, आप किसी भी डायरेक्शन में मान लेना, अगर गलत मान लोगे ना तो वो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। नॉर्मल इधर लग रहा होगा, mg इधर लग रहा होगा। अब बच्चों हम जो है ना, हम टाउ इक्वल टू आई अल्फा इस वाले पॉइंट का अबाउट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड 2 है। तो जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है ना बच्चों, उसके अबाउट भी हम टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं टॉर्क इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लिख रहा हूं बच्चों, तो आई भी मुझे इसी एक्सिस के अबाउट चाहिए, ठीक है। ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने पढ़ रखा होगा उनके लिए मैं बता रहा हूं इसको ना। बच्चों ये बताओ, इस वाली एक्सिस के अबाउट, यहां से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट किस किस फोर्स का टॉर्क आएगा? mg का नहीं आएगा, नॉर्मल का नहीं आएगा, fs का नहीं आएगा, सिर्फ f का आएगा। f का जो टॉर्क आएगा वो f इंटू आर के बराबर आएगा। और इस सेंस में रोटेट कराने की कोशिश कर रहा होगा बच्चों, जैसे तुम यहाँ खड़े हो जाओ, इसको पकड़ लो पॉइंट को, तो तुम इधर फोर्स लगा रहे हो तो ये ऐसे घूमेगी बच्चों। अल्फा ऐसा आएगा या नहीं आएगा इस बॉडी का? तो f इंटू आर। इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? आप बोलोगे सर सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mk², ठीक है। मैंने कहा हाँ, उसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो सर, mr² और ऐड कर दो, ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, इनटू अल्फा कर दो। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों मेरे पास? f इंटू आर डिवाइडेड बाई m बाहर आ जाएगा, और ये आ गई बच्चों k² प्लस का r² के बराबर। आप बोलोगे हाँ सर ये आ गई। अब इस वाले पॉइंट का अबाउट मैंने क्या बोला? इस वाले पॉइंट का अबाउट पूरी बॉडी एक तरीके से इस मूवमेंट पे ऐसा लग रहा है प्योर रोटेशन कर रही है। तो एक बात बताओ, अगर एक पॉइंट r डिस्टेंस पे है तो उसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? r डिस्टेंस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन, क्या इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो है a अल्फा इंटू आर के बराबर नहीं आ जाएगा बच्चों? अल्फा से रोटेट कर रही है, r डिस्टेंस वो पॉइंट है, तो सेंटर का एक्सेलरेशन हमें पता लग गया अल्फा इंटू आर के बराबर आ रहा होगा, ठीक है। तो सेंटर का जो एक्सेलरेशन है वो अल्फा इंटू आर के बराबर हो जाएगा। इस इधर r से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो यहाँ r² हो जाएगा, r² से डिवाइड कर देना, तो ये देखो f डिवाइडेड बाई m, और r² से डिवाइड कर दिया तो k² अपॉन r² प्लस का 1 के बराबर आ जाएगा। देखो यही आंसर हमारा पिछले में आ रहा था। अब यहाँ पे लगा देना f माइनस का fs इज इक्वल टू m इंटू a। तो यहाँ से बच्चों fs की जो वैल्यू आएगी ना तुम्हारे पास, f डिवाइडेड बाई 1 प्लस का r² डिवाइडेड बाई k² के बराबर दोबारा से आ जाएगी इन इक्वेशंस को सॉल्व करके। आया बच्चों समझ में? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का फंडा भी मैंने आपका क्लियर कर दिया, और नॉर्मल वाला जो है मेथड वो भी आपका रिवाइज करवा दिया। मैंने 2 वीडियो अपलोड किए बच्चों ना इस पे, एक रॉड वाला किया और एक ये वाला। बच्चों मेरे ख्याल से ये आप लोगों के काफी सारे डाउट क्लियर कर देंगे। दोनों वीडियोस में बहुत एनर्जी लगाइए बच्चों, पूरा देखना और पूरा देख के कमेंट करके मुझे जरूर बताना तुम लोगों को वीडियोस पसंद आए या नहीं आए। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊंगा, एक और इसका स्पेशल केस होता है, उस केस के साथ बच्चों में आऊंगा। उसके बाद मैं आपको अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन और कराऊंगा। हमारी इसी प्लेलिस्ट में वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलो मत बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।